दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम सुनने जा रहे हैं अलौकिक का एपिसोड 10। आज की कहानी है कब्र। वो बरसात की रात थी। बादल गरज रहे थे, बिजलियाँ चमक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे तूफान थमने का नाम नहीं लेगा। ठीक उसी वक्त एडम अपनी गाड़ी से बाहर निकला। उसके साथ थी उसकी गर्लफ्रेंड नताशा। वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे। सुनसान रात थी। वाकई वो चारों तरफ देखने लगी। गहरा सन्नाटा था वहाँ। ऊपर से वो तूफानी रात, बरसात में भीगते हुए वो दोनों पहले सामने की तरफ देखने लगे और फिर अपनी गाड़ी की डिक्की की तरफ। एडम ने फौरन डिक्की की तरफ आकर डिक्की को एक झटके में खोला। अंदर पड़ी थी एक लाश। एडम ने फिर नताशा की तरफ देखा और उसे कुदादी पकड़ाया। नताशा भीगते कांपते भारी कदमों से उस लोहे के द्वार के पास आकर खड़ी हो गई। कुछ देर बाद एडम उस लाश को बोरी में लिए वहाँ पहुँचा। उसने लाश को अपने कंधे पर उठाया हुआ था। उसने फौरन द्वार खोलने का। नताशा ने जैसे ही द्वार को धक्का दिया, द्वार एक अजीब सी चरचराहट सी आवाज़ के साथ खुलने लगी। वो एक कब्रिस्तान था जो कई सालों से बंद पड़ा था। वहाँ एकदम गहरा सन्नाटा था। एक अजीब सा वीरानियत था। खामोशी छाई हुई थी। एडम एक हाथ से नताशा का हाथ थामे और एक हाथ से अपने कंधे पर उस लाश का बोझ थामे आगे बढ़ने लगा। गीली मिट्टी पर चलता हुआ वो एक कब्र के पास आया। उसने नताशा की तरफ देखा और कहा कि यही ठीक जगह है। कुछ देर में ही नताशा टॉर्च जलाए बरसाती की आड़ में खड़ी, तो वहीं दूसरी तरफ एडम उसकी दिखाई रोशनी में कब्र को खोदने लगा। वो खोदता गया। उसके बाद जैसे ही कब्र पूरी तरीके से खुद गई तो उसने फ़ौरन नताशा की तरफ देखा। तभी अचानक बिजलियां कड़की। उसी पल जैसे लाश का चेहरा उन दोनों के चेहरे से टकराया। नताशा ने एक ठंडी सांस ली और फ़ौरन उसके चेहरे से उतरा वो बोरी का हिस्सा वापस उसके चेहरे पर ढक दिया। एडम ने फुर्ती से उस लाश को एहतियात से कब्र की गीली मिट्टी पर रखा। उसके बाद वो ऊपर चढ़ते हुए वापस से कब्र को भरने लगा। करीब 15 मिनट के बाद वो दोनों एक दूसरे को देखते हुए वहाँ से जल्दी जल्दी भागने को हुए। जाते जाते एक बार एडम ने मुड़कर पीछे उस दफनाई कब्र की तरफ देखा। वो आखिरी बार जैसे अपनी बीवी को अलविदा कह रहा था। साल गुजर गए और जैसे वो बात आई गई सी हो गई। एडम से नताशा की मुलाकात आज से करीब 5 साल पहले हुई थी, जब एडम शादीशुदा था। नताशा उसकी सेक्रेटरी थी और हर पल एडम जैसे उसके साथ वक्त गुजारता था। उसकी अपनी वाइफ के साथ ताल्लुकात बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। ये बात नताशा जानती थी। वो ये भी जानती थी कि वो एक शादीशुदा मर्द था, लेकिन ना जाने क्यों एडम में उसकी दिलचस्पी बढ़ती ही गई और देखते ही देखते ये प्यार एक अफेयर का रूप ले लिया।
दोनों के ताल्लुकात इतने बढ़ गए कि ये बात किसी से छुपी ना रह सकी, एडम की वाइफ से भी नहीं। लेकिन एडम तो चाहता ही था कि उसे आज नहीं तो कल ये बात पता चले, ताकि वो उसे तलाक देने में और भी आसानी हो। एडम ने उसे तलाक देना चाहा था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उसकी वाइफ उसके लिए कितनी ज़्यादा ऑब्सेसिव थी। दरअसल एडम की जो वाइफ थी वो पेशे से एक बिजनेस वूमेन थी। जब एडम उसके यहाँ नौकरी पर आया था तब उसने सोचा नहीं था कि कुछ ही दिन में वो उसके दिल में बस जाएगा। एडम गरीब घर से ताल्लुक़ रखता था। वो जानता था कि ऐसी अमीर औरत से अगर उसकी शादी हो जाए तो ना ही सिर्फ पूरा बिजनेस एम्पायर बल्कि करोड़ों की संपत्ति उसके नाम हो सकती थी। उसने देर ना करते हुए अपनी भी दिलचस्पी अपनी बॉस की तरफ बढ़ानी शुरू की। उसकी बीवी का नाम था जरीना। कुछ ही साल में जरीना और एडम की शादी हो गई। दोनों अच्छी खुशी ज़िंदगी भी गुजारने लगे, लेकिन माहौल तब बिगड़ने लगा जब एडम को उसकी आदतों से आजी जाने की आदत सी लग गई। वो उसकी हरकतों से इतना ज़्यादा आजी जाने लगा कि अब उसे उसके साथ रहना भी दम घुटने जैसा लगता। अब वो उससे पीछा छुड़ाना चाहता था, लेकिन उसकी चकाचौंध भरी दी ज़िंदगी और ऐशो आराम उसे और कहाँ नसीब होता। ऊपर से अगर उसका उससे तलाक हो जाता तो फिर वो ज़िंदगी में भी उस दौलत को कभी पा ना सकता जिसके लिए उसने जरीना से शादी की थी। जरीना मानसिक बीमार होने लगी। वो छोटी छोटी बातों पर एडम पर गुस्सा बरसा देती थी और वो ये कह के इसमें ये और वो ये जताना चाहती थी कि वो एडम से बहुत प्यार करती है, जबकि एडम जानता था कि जरीना का ये सिर्फ पागलपन उसकी बीमारी की वजह से है। वो एक मानसिक बीमार है। उसने कई कोशिशें की कि कैसे भी करके उसे पागल करार दे के पागल खाने भेज दिया जाए, लेकिन पागल करार कर दिया जाए और उसे मेंटल असाइलम भेज दिया जाए, लेकिन ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि जरीना के पहुंच बहुत ऊपर तक थी और एडम उसके आगे सिर्फ उसी तक अपनी ज़ुबान चला सकता था। वो जानता था कि अगर जरीना चाहे तो वो उसे ज़िंदगी में भी कभी सांस तक लाने नहीं देगी। लेकिन धीरे धीरे एडम को पता था कि उसकी मानसिक बीमारी जैसे बढ़ रही थी, जरीना का उससे कंट्रोल हट रहा था। वो उसके काबू में अब और ज़्यादा दिन तक नहीं रहने वाला था। और इसी दरमियान उसकी मुलाकात हुई थी अपनी सेक्रेटरी नताशा से। ये बात जब जरीना को मालूम चली तो उसने झगड़े और तेज़ कर दिए। वो हर पल एडम को नताशा से दूर करने की कोशिश करने लगी। उसे भरी महफिल ऑफिस में ही आकर बेइज्जत करने लगी, क्योंकि जरीना ने तो आना छोड़ दिया था और एडम को पूरा बिजनेस संभालना पड़ता था। लेकिन ना ही नताशा की एडम से मोहब्बत कम हुई और ना ही एडम की हिम्मत ने जो उसे जवाब दिया। जरीना ने सोच लिया था कि आज नहीं तो कल नताशा उसे पा के ही रहेगी, इसलिए उसने फैसला किया कि वो नताशा को अपने हाथों से ख़त्म करे। वो उसके घर पहुंची और जब उसके घर पहुंची तो उसने पाया कि उसका पति उसी के साथ उसी के कमरे में एक ही बिस्तर पर मौजूद था। ये देखते ही जैसे जरीना का गुस्से का ठिकाना ना रहा। वो होश खो बैठी और जो तेज़ाब वो नताशा के ऊपर डालने आई थी उसने फ़ौरन उसे उन्हीं के बिस्तर पे जैसे फेंक दिया। वो तो गनीमत थी कि एडम ने वक्त रहते नताशा को बिस्तर से
दूर परे फेंक दिया था और खुद भी बिस्तर से कूद पड़ा था। उसने अपनी बीवी को उसी वक्त एक थप्पड़ मारा और उसे उसी वक्त वहाँ से चले जाने को कहा। नताशा के पेट पर हल्के जख्म बन गए थे, जिन्हें देखकर जैसे एडम अपने गुस्से पे काबू ना कर सका। वो जानता था कि पुलिस केस करना मतलब भारी बदनामी। अब वो किसी भी कीमत पर जरीना के साथ रहना नहीं चाहता था। उसने उसी दिन जाकर उसके घर में डिवोर्स पेपर उसके टेबल पर ला रखा और उसे कहा कि वो वक्त रहते साइन कर दे। जिस पर जरीना ने शैतानी मुस्कुराहट देते हुए कहा कि वो उसे ज़िंदगी में भी कभी तलाक नहीं देने वाली थी। जिस पर एडम और आग बबूला हो गया। उसने जरीना से वादा किया कि वो उसे चाहकर भी कभी पा नहीं सकेगी। इस बात पर फिर इन दोनों के बीच में एक ऐसा तफरका हुआ कि वो तफरका लड़ाई झगड़े और हाथापाई में तब्दील हो गया। एडम ने उसे धकेलते हुए वहाँ से फ़ौरन निकल जाना ही बेहतर समझा। जरीना चिल्लाते हुए उसके पीछे दौड़ी, लेकिन उसी वक्त उसका पैर फिसला और जब तक वो एडम को पकड़ने सीढ़ियों से नीचे आती, उन्हीं सीढ़ियों से वो एक के बाद एक जीने से गिरती रही और गिरते हुए सीधा एडम के कदमों पे आ पड़ी। जब एडम ने उसकी तरफ देखा तो उसने पाया कि उसकी गर्दन मुड़ चुकी थी और उसके होंठ के एक कोरे की तरफ से खून बह रहा था। उसने झुककर उसके नब्ज को टटोला तो पाया वो मर चुकी थी। अब तो जैसे एडम को दहशत सताने लगी। इतने बड़े घर में वो और जरीना के अलावा वहाँ कोई नहीं था। नौकर चाकर भी उस वक्त कोई नहीं मौजूद थे। वक्त रहते उसे वहाँ से भाग जाना था, लेकिन अगर किसी ने वो लाश देख ली तो सारा इल्ज़ाम तो एडम पे ही लगना था। एडम जानता था कि इन सब से बचने का एक ही उपाय था कि लाश को गायब कर दिया जाए। उसने इस काम के लिए फ़ौरन नताशा को तलब किया। नताशा दौड़े दौड़े आई, लेकिन उसने यही कहा कि इससे बेहतर था कि वो सब कुछ सच सच पुलिस को बता दे। जिस पर एडम ने नाम में सर हिलाया, क्योंकि वो जानता था पुलिस के पछड़े में पड़ना मतलब सर ओखली में डालने के बराबर था। एक तो जरीना बहुत अमीर थी, ऊपर से एडम का उसके साथ जिस तरीके का रिश्ता था उस सबको पता था। तमाम उंगलियां उसी की तरफ उठती और यही इल्ज़ामात लगती कि उसी ने ही अपनी बीवी को धक्का मारकर उसका कत्ल किया था। अब तो जैसे नताशा को भी लगने लगा कि एडम सही कह रहा था। अपने कलेजे पर पत्थर रखते हुए उसने एडम के साथ कब्रिस्तान जानने का फैसला किया और उसी रात उन्होंने जरीना की लाश को ठिकाने लगा दी। उस रात के बाद उनकी ज़िंदगी जैसे बदल गई। एडम ने ये किसी तरीके से साबित किया कि उसकी बीवी गायब थी और वो अपनी मानसिक संतुलन की स्टेज से कहीं आगे गुजर चुकी थी, जिस वजह से शायद वो पागल होकर घर से फरार हो गई थी। उसने पुलिस केस किया, उसने अपने लॉयर को भी लेकिन कोई फ़ायदा ना हुआ, क्योंकि एडम जानता था कि पुलिस की तफ्तीश उसी पर ही एज एन सस्पेक्ट ख़त्म होगी। वो अपने ऊपर उन इल्ज़ामात उंगलियों से बचने के लिए कोई ना कोई ज़रिया खोज रहा था। इसलिए उसने प्लान बनाया था कि नताशा से वो इतनी जल्दी शादी नहीं करेगा। हालांकि उसका तलाक तो हुआ ना था। पुलिस थक हार कर बैठ गई। उन्हें जरीना का कहीं भी क्लू नहीं मिला, ना उसकी लाश कहीं मिली। एडम का फुल प्रूफ प्लान जैसे काम कर गया था।
ऐसे होते होते 6 महीना गुजर गया। अब जैसे ज़रीना की गुमशुदगी का केस ठंडा पड़ने लगा। ज़रीना का कोई था नहीं, उसका एक शराबी बाप था जो गोवा के किसी शहर में रहता था और सुना था कि वो बीमार था, जिस वजह से वो अपनी बेटी को ढूंढने और एडम से मिलने नहीं आया। इधर एडम नताशा के साथ हंसी खुशी जीवन गुजार रहा था, घूम फिर रहा था। वो जानता था कि पुलिस उस पर शक कर सकती थी, लेकिन वो ये कहकर मुकर जाता कि वो तो उसकी सिर्फ फ्रेंड थी। अब धीरे धीरे एडम को लगने लगा था कि देखते ही देखते अब वो सारी प्रॉपर्टी का अकेला मालिक था। अब उसके ज़िंदगी में उसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। इसलिए वो नताशा को उस दिन कॉफ़ी हाउस में मनाने लगा। उसे बताने लगा कि चलते हैं शिमला घूमने, यहाँ की कुछ दिन की मन यहाँ से वहाँ जाकर कुछ दिन की यहाँ की मनहूसियत से निजात मिलेगा। नताशा को भी लगने लगा कि एडम ठीक कह रहा था, उसे भी थोड़ी सी चेंजिंग लानी चाहिए थी, थोड़ा हवा बदल करना चाहिए था। वो और नताशा शिमला पहुँचे और वहाँ उन्होंने बिल्कुल सुहानी और शहर से दूर एक खूबसूरत सी कोठी में कुछ दिन समय गुजारने का फ़ैसला किया। वो अपनी छुट्टी वहीं बिता रहे थे कि उस रात एकाएक फिर एडम की ज़िंदगी ने करवट बदली। रात बहुत तेज़ थी, बरसात तेज़ हो रही थी। अचानक दरवाजे पे कोई दस्तक दे रहा था। एडम नताशा की आगोश से उठा, जिस्म पर से चादर हटाए जब खिड़की से नीचे झांकने लगा, उसने पाया कि वहाँ कोई नहीं था, लेकिन दरवाजे पर दस्तक पड़ी जा रही थी। बारिश तेज हो रही थी, बिजलियाँ कड़क रही थी। एडम सीढ़ियों से नीचे उतरता हुआ दरवाजे के पास आया। उसने पूछा कौन है, जिस पर उधर से कोई जवाब ना आया। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला, एक हवा का तेज़ झोंका उसके चेहरे पे पड़ा और ठीक तभी उसके गले से एक चीख निकल गई, क्योंकि सामने कोई और नहीं, ज़रीना खड़ी थी। वही ज़रीना जिसे उसने 6 महीने पहले उस गए रात को बंद कब्रिस्तान में जाकर गाड़ा था। एडम चिल्लाने लगा तो जैसे नताशा अपनी नींद से जागते हुए फ़ौरन नीचे गिरते पड़ते पहुंची। उसने देखा कि एडम फर्श पर गिरा हुआ था और दरवाजे की तरफ ठहरी आंखों से देख रहा था। जब नताशा ने दरवाजे के पास आकर देखा तो उसे खुले दरवाजे से सिर्फ हवाएं अंदर आती दाखिल होती दिखी। उसने एडम को झिंझोड़ा और पूछा कि क्या बात है, जिस पर एडम ने बताया कि उसने ज़रीना को देखा, वहीं पर दरवाजे के पास खड़े, उसी हालत में। ऐसा लगता था जैसे वो कब्र से उठ के उसके सामने आ खड़ी हुई हो, जिस पर नताशा बहुत ज़्यादा डर गई और उसने कहा कि ये कोई भद्दा मजाक है तुम्हारा, ऐसा कोई सोचता है? तो एडम उस पर बरस पड़ा। उसने मैं कोई भद्दा मजाक नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मैंने देखा है, मैंने बिल्कुल देखा है, मेरे सामने वो खड़ी थी, ठीक मेरे सामने। नताशा कुछ समझ नहीं पाई। उसे ऐसा लगा जैसे घड़ी मूर्ति उनके सामने आ खड़ी हुई हो। उसने एडम को समझाया कि अगर तुम्हारी ये गलती, जानते भी हो एडम, अगर पुलिस को पता चल गया कि हमने उसे कब्रिस्तान में जाकर गाड़ा है उसकी लाश को, तो वो लोग यही समझेंगे कि हमने ही उसका खून किया है। एडम को जैसे होश आया, उसने कहा कि तुम सच कह रही हो सकता है शायद मेरे दिल में
उसकी दहशत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि वो मुझे जीने नहीं दे रही। हम कल ही के कल वापस शहर की तरफ चलते हैं। जिस पर नताशा ने हाँ में सर हिलाया। उस पूरी रात वो लोग सो ना सके। कॉफ़ी पीते ही वो बस बार बार उस दरवाजे वाली इंसिडेंट को लेके ही बात करते रहे। अगली सुबह जब हुई तो एडम ने देखा कि मौसम ख़राब था, बर्फ़बारी हो रही थी। उसी हालत में उसने अपनी गाड़ी को तैयार किया और नताशा के साथ रिज़ॉर्ट छोड़कर वो लोग गाड़ी से वहाँ से रवानगी हुए। उनकी रवानगी के वक्त जैसे एडम बिल्कुल डरा हुआ था। वो बार बार रिज़ॉर्ट की तरफ मुड़कर देख रहा था। नताशा उसे समझा रही थी कि वो सिर्फ उसका वहम था, लेकिन एडम जानता था कि जो कुछ उसने देखा था हकीकत में देखा था। सरीना मरी नहीं थी, या फिर वो सरीना नहीं कोई और था। अभी वो लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि उनकी गाड़ी एकाएक रुक गई। एडम गाड़ी को फिर स्टार्ट करने लगा। स्टार्ट करता रहा और फिर करता रहा, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ना हुई। एडम फुर्ती से गाड़ी से बाहर निकला और उसने एक बार इंजन चेक करने के लहजे से उसका बोनट खोला। बोनट वापस लगाते उसने देखा कि कहाँ नताशा कहाँ थी गाड़ी में। वो फ़ौरन गाड़ी में वापस बैठा और उसने गाड़ी को वापस घुमाने के लिए उसने एक बार फिर बाहर निकल कर झाँका, चारों तरफ चिल्लाया, नताशा। लेकिन नताशा कहीं नहीं थी। कहाँ चली गई थी वो इतने कम वक्त में? कहाँ कहाँ गायब हो सकती थी? वो वापस गाड़ी में बैठा और वापस वहीं पहुंचा, उसी रिसॉर्ट पर। वो नताशा का नाम लेता हुआ सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हुए आया, लेकिन वहाँ कहीं भी उसे नताशा का एक निशानी तक ना मिला। ना जाने कहाँ चली गई थी वो। तभी उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। कोई रो रहा था। वो नीचे उतरा और उस बंद कमरे की तरफ जाने लगा जो अंधेरे में था। उसने जैसे उस कमरे को खोला, उसने पाया कि सामने नताशा बैठी हुई थी, अपनी चेहरे को घुटनों के बल छुपाए। एडम एकदम से हैरत में आ गया। जिस नताशा को वो गाड़ी में बिठाकर अपने साथ इतने दूर ले गया था, वो एकदम से वापस कोठी पर कैसे पहुंची थी। उसने नताशा के कंधे पे हाथ रखकर उससे पूछा कि वो वहाँ क्या कर रही थी। जिस पर नताशा ने जैसे ही अपना चेहरा ऊपर उठाया तो एडम दहशत में आ गया, क्योंकि वो नताशा नहीं, उसकी वाइफ जरीना थी। ठीक तभी पूरे कमरा उसकी आवाज़ से गूंजने लगा, जैसे वो हंस रही थी, हंसे जा रही थी। एडम ने एडम ने फ़ौरन वहाँ पास पड़ी रखी वेस उठाई और ज़ोर से जरीना के सर पे दे मारा। एक चीख गूंजी। तब एडम को होश आया कि उसने कितना बड़ा गुनाह किया था, क्योंकि सामने नताशा मरी पड़ी थी। उसने उसने भूल से नताशा को जरीना समझ लिया था। ये सब क्या हो रहा था? वो नताशा के पास बैठकर रोने लगा। नताशा के सर से बेतहाशा खून बह रहा था। उसकी नब्ज गायब थी, वो मर चुकी थी। एडम सोचते हुए जैसे ही अभी वापस उल्टे कदम कमरे से बाहर निकलने वाला ही था कि तभी एक रस्सी उसने अपने ठीक सामने लहराती महसूस की, और उसने ठीक उसी वक्त पाया कि झूमर पर जरीना बैठी हुई थी। वो दृश्य इतना भयावह था कि उसे देखते ही एडम चिल्लाता हुआ वहाँ से भागने को हुआ, लेकिन तब वो रस्सी अपने आप उसकी गर्दन में जा लिपटी। एडम दर्द से तड़पने लगा, सांस घुटने लगा उसका। वो रस्सी
अपने आप और कसती जा रही थी उसके गले में। उसकी आंखें बाहर आने को हो गई थी। जरीना ने तुरंत एक एक कदम दीवार पर रखते हुए पंजों के बल चलती किसी चिपकली की तरह जमीन पर आ बैठी ठीक उसके सामने। एडम उसे फटी आंखों से अपने गले में लिपटी रस्सी को और कसती महसूस करता हुआ तड़पते हुए देखने लगा। जरीना ने उससे कहा कि वाकई में मर तो उसी दिन गई जिस दिन सीढ़ियों से गिरी, लेकिन आज मैं तुम्हें उसी मौत की गहराइयों में ले जाऊंगी एडम, जिस कब्र में तुम मुझे गाड़ के आए हो। चलो, अब तुम भी मेरे साथ उस कब्र में चलो। लाश पर कहते हुए उसकी आवाज़ पूरे कमरे में गूंज उठी और ठीक तभी एडम के गले से वो आखिरी चीख निकली, घुटती सी चीख। उसकी गले की हड्डियां टूट गई और उसकी सांसें उसी वक्त उखड़ गई। जब रिजॉर्ट का केयरटेकर वहां पहुंचा तो उसने पाया कि सामने नताशा खून से लथपथ एक तरफ लाश बनकर पड़ी हुई थी और ठीक उसी झूमर पर एक लिपटी हुई रस्सी से एडम फांसी के फंदे पे लटका मरा पड़ा था। वहां उसे कोई तीसरा शख्स ना दिखा। इसी के साथ ख़त्म हुई ये दास्तान। दोस्तों, आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। उम्मीद करता हूँ फिर मिलेंगे एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।